अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। ठीक है, लास्ट क्लासेस 3-4 क्लासेस में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स डिस्कस की थी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक आपके पास कौन सी टेक्निक होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स वो होती हैं दैट आर रैंडम सैम्पलिंग। उसमें हमने 3 सैम्पलिंग टेक्निक्स डिस्कस की थी। वन इज़ simple random sampling, second one is stratified random sampling and third one is systematic random sampling। अब ये जो 3 सैम्पलिंग टेक्निक्स थी ये क्या थी? रैंडम थी। ठीक है, हर एक नेम में रैंडम का वर्ड भी यूज़ हुआ है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। कि आप जो सैम्पल सेलेक्ट करते हैं वो आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, आपको नहीं पता होता पहले से कि कौन सा सैम्पलिंग यूनिट सैम्पल का पार्ट बनेगा, वो आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। वो जो सैम्पल सेलेक्ट होता है वो अनबाइस्ड होता है, दैट आर नॉट बाइस्ड। ठीक है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके पास कौन सी होती है? वो मेथड होता है जिसमें आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। जो आप सैम्पल सेलेक्ट करते हैं वो अपनी पर्सनल जजमेंट की बेस पे सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब जो कुछ फ़ायदे हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हैं। ठीक है, तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम को देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है, कि हमने प्रोबेबिलिटी टेक्निक अप्लाई करनी है या नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी टेक्निक अप्लाई करनी है तो कौन सी करनी है? सिंपल करनी है, स्ट्रेटिफाइड करनी है, सिस्टमेटिक करनी है? अगर नॉन प्रोबेबिलिटी करनी है तो इसमें कौन सी वाली करनी है? अब नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में हम लोग 4 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। वन इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब यहाँ पे हर एक जो इस कन्वीनियंट सैम्पलिंग की एक प्रॉपर्टी लिखी है कि बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि यह आपको क्या इजीली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव सेलेक्ट सैम्पल टू कंफर्म सम क्राइटेरिया, रेफर टू करंट सैम्पल एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरह अभी आगे वन बाय वन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन टेक्निक इज पर्पसिव सैम्पलिंग या सॉरी इसको कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपके पास क्या होता है? इन दिस सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नॉन पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपके पास क्या होती है? पर्पसिव सैम्पलिंग आपके पास वो टेक्निक होती है, पर्पसिव सैम्पलिंग आपके पास वो टेक्निक होती है। ठीक है, इन दिस सैम्पलिंग मेथड द रिसर्चर सेलेक्ट्स अ टिपिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु माइट रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन एंड देन कलेक्ट डेटा फ्रॉम दिस ग्रुप, ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये एक डायग्राम बनी है, इसमें आपके पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में देखिए कुछ जो है वो पिंक उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ को ऑरेंज से, कुछ लोगों को येलो से, कुछ लोगों को ग्रीन से। अब हमने, ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग हम कैसे करेंगे कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, उस स्पेसिफिक ग्रुप से वो क्या करेगा, उससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी क्लास में आप लोग की क्लास है, वो पॉपुलेशन कंसिडर की जाती है। ठीक है ना, अब मैं एक कंडीशन लगा लेती हूँ कि जिन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स 80 से अबव हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द सैम्पल, या 85 से अबव हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द सैम्पल। यानी अब मेरी अपनी पर्सनल जजमेंट है ना, कि मैंने एक पर्पस सेट कर लिया है, एक जजमेंट कर दी है कि जितने 85 से जिनके मार्क्स अबव हैं वो सैम्पल का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने भी लोग हैं दैट आर द पार्ट ऑफ द सैम्पल। सही है, तो अब यहाँ पे देखिए कि उसके हमारे पास पॉपुलेशन से हमने सैम्पल सेलेक्ट कर लिया। एक और एग्जांपल लेती हूँ कि लेट्स से कि आप लोग की क्लास है, आप लोग की या आप लोग कभी हॉस्पिटल विजिट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, आप पेशेंट्स अपने सेलेक्ट करने हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप को सेलेक्ट करना है। एक कंडीशन लगा लेनी है कि हम वो पेशेंट से हम डेटा कलेक्ट करेंगे जिनको
कोई स्पेसिफिक डिजीज़ हो, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ है, या उनको टेम्परेचर हो या उनको फ्लू हो, तो वहाँ पे आपकी अपनी जजमेंट इन्वॉल्व होगी कि आपने अपनी मर्ज़ी से आपकी अब मर्ज़ी क्या थी कि आप इस पर एक कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या लगा दी कि हमने एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है कि पेशेंट्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप सेलेक्ट करना है जिनको टेम्परेचर है या फ्लू है कि कोई भी बीमारी है, कि उस सिर्फ उन्हीं पेशेंट से हमने डेटा कलेक्ट करना है, किसी और से नहीं करना। लेकिन अब वो जो पेशेंट जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है वो सारे पेशेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो सारे पेशेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, दैट आर पर्पसिव सैम्पलिंग। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, एक और एग्जांपल हमारे पास आती है कि हाँ, एक और एग्जांपल कि मैंने आप स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं कुछ, ठीक है ना। मैं कहती हूँ कि मेरे पास सैम्पल में वो कंडीशन लगा लेती हूँ कि जो हॉस्टलाइज हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो मेरे सैम्पल का पार्ट होंगे। अब वो जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक ग्रुप आ गया ना हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स का। अब हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग। सही है कि यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से एक कंडीशन लगाई और उस कंडीशन की बेस पे मैंने उस सैम्पल को सेलेक्ट किया। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हमारे पास वो सैम्पलिंग टेक्निक होती है जो डेटा हमें इजीली एक्सेसिबल हो, जहाँ से हमें डेटा इजीली आसानी से मिल सके। सही है। इट रेफर्स टू द प्रोसीजर्स ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिट्स और मेंबर्स हु आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी है पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर पे, ठीक है ना। आपको जो पॉपुलेशन है वो पेशावर यूनिवर्सिटी है। अब उस पूरी पेशावर यूनिवर्सिटी से आपने सैम्पल सेलेक्ट करना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या हो गई, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर होगी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से आपने जब एक सैम्पल सेलेक्ट करना है, वो एक सैम्पल आप कैसे सेलेक्ट करेंगे अगर आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग के थ्रू करेंगे तो वो सैम्पल करेंगे जो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है ना, जिसके लिए आपको ज़्यादा ख्वारी ना करनी पड़े, जो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो, जो लोग आपको ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल हो आप उन्हीं से डेटा ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दैट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग कि जो डेटा जो सैम्पलिंग यूनिट्स हमें इजीली एक्सेसिबल हों, जिनसे हमें डेटा ज़्यादा उसके लिए हमें ख्वारी मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन आसानी से हमें बस हमारा डेटा मिल जाए और हमारा सैम्पल पूरा हो जाए। ठीक है ना, दैट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग कि इट रेफर्स टू द प्रोसीजर्स ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिट्स और मेंबर्स हु आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल, जो आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल हों। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड बिकॉज केसेस आर रेडिली अवेलेबल। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, वो पहले से अवेलेबल होते हैं, वो बिल्कुल रेडी होते हैं, जो आपको इजीली डेटा प्रोवाइड कर सकें। इन सेलेक्टिंग द incidental sample, the researcher determines the required sample size and then simply collects data on the number of individuals who are available easily. ठीक है, अब इसमें क्या करता है कि पहले रिसर्चर डिसाइड करता है कि उसने कितना सैम्पल लेना है। 50 का सैम्पल लेना है, 10 का लेना है, 20 का लेना है, 100 का लेना है, कि कितना उसका सैम्पल साइज़ होना चाहिए। पहले अपना सैम्पल साइज़, एंड जब भी हम कोई भी टेक्निक यूज़ करेंगे सबसे पहले हम अपना सैम्पल साइज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने इतना सैम्पल, पॉपुलेशन से इतना सैम्पल लेना है, 20 लोग लेने हैं, 30 लोग लेने हैं, 40 लेने हैं, जितने भी लेने हैं, पूरी पॉपुलेशन से हमने एक सैम्पल लेने हैं। जब सैम्पल साइज़ आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद हम लोग टेक्निक अप्लाई करते हैं कि अब वो जो सैम्पल हमने 20 लोगों का लेना है वो किस तरीके से लेना है, वो किस मेथड से लेना है। ठीक है, अब ये कन्वीनियंट हमने लेना है, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग हमारे पास वो सैम्पल है, लेट से ये रेड वन यहाँ पे जो है ये रिसर्चर कर रहा है। अब वहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है ना। अब देखें जो रिसर्चर के करीब करीब हैं वो हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पल हो गया। क्या वो कहते हैं जो बंदे मेरे पास इजीली एक्सेसिबल है, जो मेरे पास आसानी से मुझे डेटा प्रोवाइड कर लेंगे, मुझे उसकी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दैट आर कन्वीनियंट सैम्पलिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने डेटा कलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से कि पूरी यूनिवर्सिटी है और हर एक डिपार्टमेंट से कलेक्ट करना है, ठीक है। और आपके पास आपका सैम्पल साइज़ क्या है, 200 है, 200 सैम्पल साइज़ है। तो लेट्स से अगर जो कोई साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं
तो अगर वो सैम्पल सेलेक्ट करेंगे कि वो देखेंगे उनके करीब करीब कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, या तो वो अपने डिपार्टमेंट से डेटा कुछ डेटा ले लेंगे, कुछ उनके 7 डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डेटा ले लेंगे, तो जो उनके करीब करीब होंगे जहाँ से उनको आसानी से डेटा मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ की। लेट्स से अगर कोई न्यू ब्लॉक है, सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं और वो उन्होंने अगर कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ करनी है, तो वो देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ से मुझे आसानी से डेटा मिल जाए, ठीक है, तो दैट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। द नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? कि आपके पास हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक कोटा स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं ना, तो वहाँ पे एक कोटा होता है, ठीक है, कि आप कहते हैं कि स्पेसिफिक कोटा पे एक ये सीट है स्पेसिफिक, या कहीं जॉब भी होती है तो वहाँ पे आपके पास एक कोटा स्पेसिफाई होता है, ठीक है, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। कि द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल इज मेड बाय द रिसर्चर हु डिसाइड्स द कोटाज फॉर सेलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। कि वो कोटा स्पेसिफाई कर लेता है, वो डिसाइड कर लेता है कि हमने कौन सा कोटा लेना है, कौन सा सैम्पल लेना है फॉर सेलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इन इंटरव्यूअर माइट वी नीड डेटा फ्रॉम 40 adults and 20 adolescents in order to study students टेलीविजन व्यूइंग हैबिट्स, ठीक है ना। लेट्स से ये एग्जांपल है कि उसने क्या करना है, 40 एडल्ट्स को स्टडी करना है, 20 एडल्सेंट्स को स्टडी करना है, तो अब क्या करेंगे, वो अपनी आसानी के लिए वो कोटा स्पेसिफाई कर लेट्स से अब 1000 में डेटा है, ठीक है ना, 1000 में पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से उसने 40 एडल्ट्स को करना है और 20 एडल्सेंट्स को करना है। अब इसने ये कोटा स्पेसिफाई कर लिया है कि 2 कोटा हो गए, एक एडल्ट्स के और एक एडल्सेंट्स के, तो अब क्या करेंगे, वो 20 मैन को ले लेगा और 20 वोमेन को ले लेगा, इसी तरह 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 कोटा स्पेसिफाई होगा, एक अडल्ट्स का और एक एडल्सेंट्स का। इसमें आपके पास न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ ये सारा थ्योरेटिकल है। द लास्ट वन इज snowball sampling. What is snowball sampling? In snowball sampling, the researcher identifies and is selecting available respondents who meet the criteria for inclusion. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसको मैं एक एग्जांपल आप लोग पास एक देती हूँ कि लेट्स से पुलिस है, पुलिस से ना एक आदमी को, कोई गैंग का एक बंदा था, जो बड़े बड़े गैंग्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, उसमें से किसी एक बंदे को वो पकड़ लेता है, ठीक है ना, पुलिस एक बंदे को पकड़ लेते हैं। अब वो एक बंदे से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि आपके और बंदे कहाँ हैं, ठीक है ना, वो जो भी है वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि मेरे बंदे जो है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको, वो उनको पकड़ लेता है। तो एक की मदद से उसने 2-3 को और पकड़ लिया, ठीक है ना, फिर उन 2-3 की मदद से वो 5-6 को और पकड़ेगा, तो वो एक जो है, पहले एक थे, फिर एक से ज़्यादा हो गए, 3-4 हो गए, फिर 3-4 से आगे बढ़ के 5-6 हो गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक चेन की फॉर्म में जा रहे होते हैं, ठीक है ना, एक चेन बन रही होती है, तो वो आपके पास होता है। लेट्स से अगर आपने क्वेश्चनर्स अगर आप लोगों ने कभी फिल किए हों, ठीक है, क्वेश्चनर्स आपने फिल किए हों, तो आप कोई डेटा के आपको कोई अपनी फ्रेंड देती है कि ये मेरे लिए फिल कर दें, ठीक है ना, वो आपको फिल कर देती हैं, फिर वो आगे आपको 5-6 देते हैं कि अगर आप अपनी फ्रेंड बाकी फ्रेंड से करवा लें, ठीक है, तो आप आगे बाकी फ्रेंड्स से करा, तो फिर उनको कहते हैं कि आप बाकी जो आपकी 4 फ्रेंड्स हैं उनको आप कहते हैं कि बाकी अपनी और फ्रेंड से करवा लें, तो ये आपके पास एक चेन बनती जाती है, ठीक है ना, कि पहले एक बंदे से स्टार्ट होके ये लास्ट में 10-12 जितने भी हैं आपके पास एक चेन फॉर्म में बन जाता है, एक स्नो बॉल की फॉर्म बनता है, कि एक स्नो बॉल होता है, कि वो इसको स्नो बॉल का नाम किस लिए दिया है, कि एक बॉल होता है, वो स्नो बॉल जब वो रोल होता है ना तो वो बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। इन snowball sampling, the researcher identifies and selecting available respondents who meet the criteria, ठीक है, कि वो क्राइटेरिया को मीट करते हैं फॉर इंक्लूजन, सेलेक्टिंग अवेलेबल रिस्पॉन्डेंट्स जो उसके पास अवेलेबल हों, आफ्टर द डेटा हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट, ठीक है, जब इनसे जो अवेलेबल रिस्पॉन्डेंट्स है उनसे डेटा जब कलेक्ट हो गया, द रिसर्चर आर फॉर अ रेफरल ऑफ अदर इंडिविजुअल, तो वो उनसे पूछते हैं कि अगर आप किसी और को जानते हैं जो हमारे डेटा को फिल कर सके, जो हमें डेटा प्रोवाइड कर सकें, हु वुड आल्सो मीट द क्राइटेरिया, जो इस क्राइटेरिया को फिल कर सकें, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास आप एक बंदे को, आप कोई बंदा है वो स्मोकिंग पे स्टडी कर रहा है, ठीक है, या लेट्स से वो किडनी डिजीज़ पे स्टडी कर रहा है,
अगर वो किडनी डिजीज़ को स्टडी कर रहा है तो आप लेट्स सपोज एक पेशेंट से मिलते हैं और उसको पूछते हैं, उससे आपने जब या एक मिलते हैं या 2-3 पेशेंट्स जो आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, जिनका आपको पता होता है, जो अवेलेबल होते हैं, उनसे आप डेटा जब कलेक्ट कर लेते हैं। अब आपका क्राइटेरिया क्या है कि वो कौन से हों, वो किडनी पेशेंट्स हों। जब वो किडनी पेशेंट्स होते हैं, जब उनसे आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप उनसे पूछते हैं कि आप किसी और को जानते हैं जो किडनी पेशेंट्स हो, तो आप और लोग रेफ़र करते हैं कि हाँ इन लोग हैं, इनको भी किडनी डिजीज़ है, फिर आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर वो आपको मिल जाते हैं। या लेट्स सपोज़ कि अगर एक बंदा, आपको 2-3 लोग मिलते हैं जो कोई स्मोकिंग पे स्टडी कर रहा है, ठीक है, जो कोई रिसर्च कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो स्मोकिंग है, वो स्मोकिंग पे स्टडी कर रहा है। अब अगर वो स्मोकिंग पे स्टडी करे तो वो 2-3 बंदों को जानता है वो, कि वो स्मोकिंग करते हैं, जो उसको अवेलेबल होते हैं, जो उसके माइंड में होते हैं कि हाँ ये 3-4 लोग हैं जो ये स्मोकिंग करते हैं, चलिए मैं इनसे अपनी वो कर लेता हूँ, डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, वो मेरे सैंपल का पार्ट हो गए, ठीक है। अब वो जो 2-3 लोग हैं उनसे फिर वो आप पूछते हैं कि आप और लोगों को जानते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो फिर बताते हैं हाँ हम इनको जानते हैं, कोई ये हैं, फिर वो आप उनसे, वो आपके सैंपल का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो आपको रेफ़र करते जाते हैं और लोगों की तरफ, तो आपका सैंपल साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है, कि पहले 10 था, तब तक हम करते रहते हैं जब तक आपके पास रिक्वायर्ड सैंपल साइज़ ना आ जाए, कि जितने आपकी रिक्वायरमेंट है तब तक वो पूरी ना हो जाए, ठीक है। इसको हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास, जैसे अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल गिवन है कि ठीक है, एक बंदा है, उसने अब लेट्स से स्मोकिंग वाला है, ठीक है, उसने कि एक बंदा स्मोकिंग करता है, आपने उससे पूछा तो उसने 3 बंदों के बारे में और बता दिया। जब उन 3 बंदों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग बाकी 3 लोगों के बारे में बताया, तो इस तरह ये आपके पास सैंपल साइज इंक्रीज होता जाता है, ये एक चेन बन रही है, सही है। इसको हम स्नो बॉल इसलिए कहते हैं कि स्नो बॉल इज कि वो जब हम बॉल रोल होता है ना स्नो पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक था, एक से 3 हो गए, 3 से फिर 9 हो गए, ठीक है ना, कि वो आहिस्ता आहिस्ता चेन जो है वो बड़ी होती जाती है, कि बॉल जब स्नो पे रोल होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, दैट इज स्नो बॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पे आपके पास ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो कंप्लीट हो गई। हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स भी डिस्कस कर ली और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी टेक्निक्स डिस्कस कर ली, सॉरी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग यू कैन जनरलाइज टू द पॉपुलेशन डिफाइंड बाय द सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। टेस्ट हाइपोथेसिस, ये सारे बस ये मुश्किल है, इसको इतना मन नहीं है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए तो वही लिख लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।